नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधे श्याम दीक्षित। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं वसुंधरा, जिसमें हम बात करते हैं प्रकृति की और प्राकृतिक जीवन की और साथ में अपने जीवन के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए अपने मूल दायित्वों की, कर्तव्यों की, क्योंकि उसके बिना हमारा अधिकार प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का हो नहीं सकता और ऐसा हम कर रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया संकट में है। जलवायु परिवर्तन का संकट है, प्रकृति के दोहन का संकट है, जो जंगलों के काटने का संकट है, धरती में भूगर्भ जल के नीचे समाप्त होने का संकट है। ये प्राकृतिक संसाधन अगर नष्ट हो गए तो मानव जाति का समूल नाश हो जाएगा। तो इस खतरे से बचने के लिए ज़रूरी है कि बार बार चिंतन करें और मंथन करें। इसीलिए इस विषय पर काम करने वालों को हम आमंत्रित करते हैं स्टूडियो में, कार्यक्रम वसुंधरा में। तो आज कुछ ऐसे मेहमान हमारे बीच में हैं जो हम सब के बीच के हैं, लेकिन काम कुछ अलग कर रहे हैं, जो कि ज़रूरी है जानना और समझना। तो चलिए रेडियो जयघोष में स्वागत करते हैं। हमारे बीच में बहन भाग्यश्री जी हैं, जो कि बिठूर से आई हैं, जहां रानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण भी हुआ। उनके नाना वहाँ रहते थे, जहां प्रभु श्री राम के बच्चों ने परवरिश उनकी हुई है। माता सीता ने जहां महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में स्थान लिया, ऐसा दिव्य स्थान बिठूर, जो ब्रह्मावर्त पृथ्वी है उसका केंद्र है, उस धुरी से आप आई हैं और वहीं आपका जन्म हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सनातन परंपरा में माने तो इस जन्म के स्थान से व्यक्ति की महत्ता मानी गई है। और आपने बायोलॉजी में बीएससी किया है और बीएससी बायो के बाद किस तरह से ये प्रकृति से जुड़ी हैं आप बताएंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ में महाराष्ट्र के पुणे से बहुत दूर से आए हैं। महाराष्ट्र वैसे सामाजिक परिवर्तन करने वाले बहुत से महापुरुषों का की जन्मस्थली है और ऐसे राज्य से आपका आगमन हुआ है भाई नागेश जी। और नागेश जी, गुरुकुल पद्धति से आपने शिक्षा प्राप्त की है और उसमें भी एक ऋग्वेद पूरा उसका आपने अधिकार प्राप्त किया है। ऐसा इनको मान्यता प्राप्त हो चुकी है, यानी कि अध्ययन बड़ा गुण है। और आप गुरुकुल की पद्धति को भी प्रतिनिधित्व करते हुए उसी बिंदु पर पहुँचे हैं जहाँ बहन भाग्यश्री जी पहुँची हैं और हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो आप आ रहे हैं वासुदेव आश्रम बिठूर से, जहाँ पर बनते हैं ग्रामोद्योग के ऐसे उत्पाद जो प्रकृति के पोषक हैं, प्रकृति से उत्पाद लिए गए हैं। कैसे बनते हैं इस पर बात करेंगे। और आज का विषय है प्राकृतिक जीवन और ग्रामोद्योग। इस विषय पर आप सबका स्वागत। तो बहन भाग्यश्री बताएं कि आपने बीएससी बायो में किया, तो अचानक ये ग्रामोद्योग और प्रकृति के करीब जाना कैसे हुआ? ये तरह तरह के उत्पाद आपने बनाने क्यों शुरू किए? नहीं, मैंने बायो में पढ़ाई तो की, लेकिन जैसे मुझे इन सब बारे में जानकारी हुई तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और इसके पीछे आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में ये काम करता है। मतलब गाय का जो लोग गाय के गोबर को वेस्ट समझते हैं, एक्चुअली में वो वेस्ट है नहीं। उसके साथ बहुत कुछ हो सकता है। एक प्रेत को जलाने के लिए 2 पेड़ नुकसान होते हैं, 2 पेड़ काटे जाते हैं। अगर इसका गोबर का मोक्ष काष्ठ बनाते हैं तो कितना अपने को प्रकृति बचा सकते हैं। जंगलों के कटने से बचाया जा सकता है। जलावन की लकड़ी के जगह पर अगर गाय के गोबर के गौ काष्ठ जलाते हैं तो उसके प्राकृतिक उपयोग भी हैं। बहुत से लोग तर्क रखते हैं कि केवल गाय के गोबर को ही क्यों जलाएंगे, क्या भैंस के गोबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते? जो गाय के गोबर में गुणवत्ता है वो भैंस के गोबर में गुणवत्ता नहीं है। और गाय के गोबर में गुणवत्ता इतनी है कि वो अपने शरीर से लेके अपने रोम रोम तक शुद्ध करता है। तो बहन भाग्यश्री जी बनाती हैं, ये क्या है? देखिए बहुत अच्छा सुंदर, इसको हस्तशिल्प भी कह सकते हैं, इसको गौ उत्पाद भी कह सकते हैं, इसको एक प्राकृतिक जीवन का आधार भी। क्या है ये भगवान के लिए आसन जो हम लोग पहले के ज़माने में लीप के। और आपका घर पहले मिट्टी का होता था। हाँ। जो फर्श थी वो मिट्टी की थी। तो गोबर से, जो गाय का गोबर है उससे लिपाई की जाती थी ताकि वो शुद्ध रहे। शुद्ध इसलिए रहे क्योंकि वैज्ञानिकों ने पाया है कि गोबर में माइक्रो बैक्टीरिया जो होती है वो बैक्टीरिया बहुत लाभदायक है और वह हानिकारक बैक्टीरिया और हानिकारक फंगस, वायरसेस का समूल नाश कर देती है। और ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं गाय के गोबर में, इसलिए उसका महत्व प्रतिपादित हुआ है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में इससे सिद्ध पाया है, उससे वे बना है। तो यानी अपनी फर्श जो आपने बहुत सुंदर सी, बहुत महंगी कमाई से बनाई है, उस पर आप गोबर का लेपन नहीं करना चाहते, तो ये उसका विकल्प है जिस पर इन लोगों ने प्रयोग किया है। बड़ा सुंदर विकल्प है, बहुत सुंदर। और ये एक तो छोटी आसनी है, ये क्या है? ये आसन है बैठने, इसमें बैठ के जप कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। यानी भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तब आप इससे बैठते हैं। क्योंकि एंटी रेडिएशन वैज्ञानिकों ने पाया, और एंटी रेडिएशन की प्रॉपर्टी है गोबर में, और उसकी आसनी है
फिर वही बात है कि पूजा का स्थान आप लेप कर बैठते हैं, नहीं लेप सकते तो अपने बैठने के लिए भी तो ये ऊर्जा का कुचालक है। तो ऐसी ऊर्जा जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे आप प्रभावित नहीं होंगे, सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ होगी, यही है उसका उद्देश्य। जी जी जी। बहुत सुंदर। और ये फिर क्या है? ये भी आसन है, बस इसके ऊपर एक कवर है। कवर है। तो अगर किसी को लगता है कि सुंदर सुंदर रंग बिरंगे स्थान होने चाहिए, क्योंकि रंगों की भी चिकित्सा है अपनी भारतीय परंपरा में, तो शायद इसलिए इन्होंने रंग बिरंगी आसनियाँ बनाई हैं। लेकिन तकनीक के दौर के साथ भी ये हम कदम हो रही हैं। ये क्या बनाया आपने? ये लैपटॉप शीट है। मतलब अच्छा। लैपटॉप पे काम करते समय रेडिएशन का प्रॉब्लम होता है, अपन मोबाइल यूज़ करते हैं तब रेडिएशन का प्रॉब्लम होता है, तो ये मोबाइल चिप है। मतलब अच्छा। मोबाइल में मोबाइल पीछे के आप लगाया पीछे तो लगा रेडिएशन से इसमें बहुत से लोगों का ये दावा है कि जो रेडिएशन का स्तर है उसको मापा गया और मोबाइल के पीछे इसको लगाया गया, तो ये चिप लगाने से मोबाइल का रेडिएशन जो बहुत हाई होता है वो घट जाता है और उसका दुष्प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़ता। इसके कुछ लोग बैग भी बना रहे हैं जी, जिसमें जी, मोबाइल पाउच मोबाइल रख इसके अंदर सकते हैं। रखते हैं। बहुत सुंदर ये उत्पाद बना रहे हैं। ये क्या है? ये भी आसनी। ये आसन है। तो रंग बिरंगी आसनी जो बहुत आकर्षक हैं। तो ये तो हो गया एक उत्पाद, वो भी पूजा घर में आप भगवान के स्थान पर इसका उपयोग करते हैं। ये उत्पाद बना रही हैं आप, ये सब आप बनाती हैं? जी जी। तो इसका प्रशिक्षण भी आप देती हैं? हाँ, प्रशिक्षण देते हैं तो संस्था ये हमारी। किन लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं? जो गांव में जिनके यहाँ गाय हैं और जो कुछ करना चाहते हैं और बाहर नहीं निकल सकते, तो वो अपने घर में ये बना सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें, और इनको फिर बाहर शहरों तो में कोई आके- माता कोई बहन अगर इस काम में आती, कोई भाई इस पे काम में आता है, तो कितनी अर्थोपार्जन कर सकता है एक माह में वो? वो ज़्यादा मतलब कम से कम 10,000 रुपये तो वो आराम से कमा लेगा। मतलब अगर 8 घंटे वो काम करते हैं जैसे कि नौकरी में करते और हैं, जी, उनके जी। अपने गांव में उनको काम मिल रहा है। काम ये है। बहुत तो महत्वपूर्ण जो है। संस्था ने शुरू इसलिए किया है ये सब कि गांव को लोगों को काम मिले और गांव के लोग बाहर ना जाए, यही सब काम करें। और हमारे जहाँ जो लोग काम करते हैं वो सब गांव के ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी और कितने लोगों को आपने प्रशिक्षण दिया भाग्यश्री जी? मैंने अभी 5 लोगों को 5 लोगों को प्रशिक्षण दिया। वो लोग आपके साथ मिलकर जी, काम जी, कर रहे काम हैं, कर रहे नियमित काम कर रहे हैं। और क्या बना रही हैं? ये लोभान कप है। ये हवन कप, इसको गुजरात में बड़े बहुत प्रचलित है। लोग घरों में पूजा स्थान पर या अपने काम के स्थान पर इसको जलाते हैं। इसमें हवन सामग्री को डाला गया है जो शास्त्रों में वर्णित है, वो हवन सामग्री अंदर होती है। ये गाय के गोबर के बने हुए कप हैं जिसमें इस लोबान को डाला गया है, और इसको आप किसी भी प्लेट या किसी भी सख्त चीज़ पर रख करके जलाते हैं ताकि ये जलने के बाद उसको नुकसान ना पहुंचाए, और इस तरह से ये लाभकारी होता और है। ये कटोरी में रख हमारे सकते हैं। संस्कृति में और इसका बहुत सारे फायदे क्या हैं। क्या क्या? तो ये वातावरण शुद्धि करता है। अच्छा। सबसे ज्यादा ये वातावरण शुद्धि करता है। और ये ऐसा वेस्ट नहीं जाएगा। ये इसकी जो विभूति है, विभूति का भी बहुत परिणाम है। आप मंत्र जाप के लिए बैठते हैं तो ये आप लगा के बैठेंगे तो इसकी जो विभूति है वो ये अच्छी हो जाएगी और आप लगा सकते हैं। शाम को जो आपको बुरे सपने आते हैं या कुछ ऐसा होता है तो वातावरण शुद्धि के लिए भी अच्छा, और इसकी जो विभूति है वो भी बहुत अच्छी हुई। बहुत सुंदर। ये सारा मामला एनर्जी साइंस का है जिसमें निगेटिव एनर्जीज आमतौर पर होती हैं। अगर आपका घर साफ नहीं रहता या आपके कपड़े गंदे रहते हैं या इधर बाहर से आप आते हैं तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आती है, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में, आपके शरीर पर होता है। उसे कम करने में ऐसा चल रहा है, इस समय ऐसा चल रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं पूजा पाठ करता हूँ तो लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं और लोग बहुत सारे प्रश्न विचारते हैं कि हमारे घर में ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है। तो ये लगाने से जो सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आती है, जो नकारात्मक घर में ऊर्जा होती है वो चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा इससे अंदर आती है। एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च डॉक्टर ममता सक्सेना, जो कि पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग की, उन्होंने इस पर शोध किया और उन्होंने पाया कि इस तरह का जो हवन है, चाहे वो दीप यज्ञ हो, चाहे वो अग्निहोत्र हो, चाहे पूरा हवन किया जाता है, तो उसका प्रभाव 1 माह तक आपके घर में रहता है। जो फंगस है, जो बैक्टीरिया है, वो ग्रो नहीं करता और जो आपकी एनर्जी है वो पॉजिटिव होती है। और उन्होंने कॉस्मिक मीटर के ज़रिए, जो कॉस्मिक एनर्जी को मापने वाला मीटर है, उससे माप कर इसको दिखाया है कि ये एनर्जी कितनी ज़्यादा व्यापक होती है। इसमें जो जर्मन साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर उल्रिचबर्ग, उन्होंने पाया कि ये पूरी विधा कॉस्मिक एनर्जी को खेती में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विधा है। जो लोग इसको सामान्य पूजा पद्धति मानते हैं, इसके पीछे एक बड़ा विज्ञान है। उस विज्ञान को जानना ज़रूरी है। ये अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूप में स्वीकार किया गया है। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें ऐसी सुगंधी न जलाई जाती हो, है ना। सभी धर्मों में जलाई जाती है। उसके स्वरूप अलग हो सकते हैं। जैसे जो सनातन हिंदू परंपरा है उसमें बांस को जलाना वर्जित किया गया है, तो अगरबत्ती का कम प्रयोग करते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज में अगरबत्ती को, लोबान को जलाना बहुत आसानता से प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग जगह उसके अलग अलग विज्ञान, अलग अलग मान्यताएं हैं। वो कोई किसी का विरोधी नहीं है। सकारात्मक चीज़ों का सभी उपयोग करते हैं। तो बहुत अच्छा आप काम करें। और क्या उत्पाद बना रही हैं? और ये साबुन है जी। पंचगव्य अर्क, गोबर
का रस, गौमूत्र, घी, दूध, दही सबका डिस्टिलेशन से अर्क निकालते हैं और इससे ये बनाते हैं। तो दूसरे साबुन और इसमें क्या फ़र्क है? दूसरे साबुन में इसमें पंचगव्य अर्क पड़ा है, जो चेहरे में आपके जो भी स्किन प्रॉब्लम होती है उसको ये कम करता है। तो ये आप इस्तेमाल करती हैं? जी मैं इस्तेमाल करती हूँ। आज मेकअप तक नहीं किया मुझे है? कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब और इन्होंने मैं मेकअप भी नहीं दूसरा किया है? कुछ नहीं करती। और कोई बाहर से प्रोडक्ट भी नहीं खरीदती। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कोई विरोधी नहीं है, लेकिन जो रसायन है, रासायनिक तत्व अगर किसी भी सौंदर्य प्रसाधन में हैं तो वो पहले नुकसान पहुंचाते हैं, त्वचा के छोटे छोटे छिद्रों को भर देते हैं और उससे आपका जो प्रकृति से आपका रिश्ता है वो टूटता है। ऐसा न करें, प्राकृतिक उत्पादों को अपनाएंगे तो एक तो आप प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप अपने स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और साथ में प्रसन्नचित भी रहेंगे, जैसे जी कि आप बिल्कुल, रहती हैं। जी बिल्कुल। है इसका राज। हाँ। अच्छा, अन्य क्या उत्पाद हैं? ये साबुन है, इसका बेस मुल्तानी मिट्टी का है। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी का, इसमें आयुर्वेदिक पाउडर, खैल छार, विजया छार, हल्दी, निमोली और गौमूत्र अर्क, ऐसे गोबर का रस, ये सब डाल के इसको बनाया गया। इसमें किसी भी प्रकार का कास्टिक यूज़ नहीं किया गया। कास्टिक बहुत नुकसानदेह है, खास करके त्वचा के लिए। जिन लोगों को साबुन से स्नान या साबुन का इस्तेमाल करने के बाद त्वचा रूखी होती है, उसमें ये बताया जाता है कि उसका दुष्प्रभाव है कास्टिक का, क्योंकि जो नेचुरल ऑयल्स हैं आपके स्किन को सॉफ्ट रखते हैं वो कास्टिक की वजह से समाप्त हो जाते हैं, और जब वो समाप्त हो जाते हैं तो आपके स्किन एक्सपोज्ड होती है हर प्रकार के संक्रमण के लिए, और जब वो संक्रमण आते हैं तो स्किन में एलर्जीज होती हैं, स्किन के अंदर एक्जिमा होता है, तमाम तरह के त्वचा रोग होते हैं, या जलन होती है, या रूखापन आता है। तो इन सब के लिए फिर बहुत से उत्पाद कंपनियां बनाती हैं जो मॉइस्चराइजर हैं, शायद इनका इस्तेमाल करने के बाद उसकी ज़रूरत ना पड़े। क्या नहीं बात पड़ेगी। बहुत सुंदर। और क्या बना रहे? ये सब ग्रामोद्योग के अवसर हैं। ग्रामीण भारत के जो साथी हैं, युवा हैं, माताएं हैं, बहनें, जिनकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण बाहर नहीं निकल सकते, नौकरियां नहीं कर सकते, कारोबार नहीं कर सकते, वो घर के अंदर ऐसे उद्यम कर सकते हैं, ऐसे उत्पाद बना सकते हैं। ये धूप है, जैसे आपने बोला कि अगरबत्ती यूज़ नहीं करते, इसलिए ये गाय के गोबर से ही बनाया गया है धूप। बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो विशेषज्ञों ने तथ्य बताया कि अभी जो बाज़ार में किसी भी कंपनी की धूप है उसमें बहुत तरह के हानिकारक तत्व, जैसे टायर जो वेस्ट होते हैं, उन टायर का बुरादा होता है ताकि जल्दी आग पकड़ सके, उसमें जले हुए डीजल का इस्तेमाल होता है ताकि सॉफ्ट रहे। तो वो सॉफ्टनेस खतरनाक है क्योंकि प्राकृतिक तत्व नहीं है उसमें। और इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया आपने? इसमें चंदन पाउडर और इसमें खैर छाल, विजया छाल और सतावरी, ये सारी चीज़ें डाल के ये बनाया गया है। यानी जब इसकी सुगंधी होगी तो उसमें औषधि होगी और उसका महक भी काफी समय तक। हाँ, और उसकी औषधि आपको प्रभावित करेगी। तो बहुत से साथियों ने हमने देखा है मंदिर में लोग कहते हैं कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी नहीं है। जी। तो लोगों को शायद ये पता नहीं है कि वो जो खुशबू है वो रासायनिक केमिकल्स हैं। इसेंस जो केमिकल होता है बहुत सस्ता मिलता है, खुशबू वो प्राकृतिक देता है। वास्तव में प्राकृतिक जो तत्व होंगे वो थोड़ा महंगे मिलेंगे। अगर सस्ती धूप मिल रही है तो इसका मतलब वो एसेंस डाला गया है। वो सूंघने में तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन उसका प्राकृतिक लाभ आपके नहीं है। जो घ्राण है, जो सूंघने की शक्ति है, उसके माध्यम से आपके मस्तिष्क को नकारात्मक प्रभाव डालेगी। अगर वो सकारात्मक है, प्राकृतिक है, तो आपको सकारात्मक असर डालेगी। आपका मन प्रसन्न होगा, चित्त प्रसन्न होगा, ध्यान केंद्रित होगा, पूजा में भी आनंद आएगा और जीवन में आनंद बढ़ेगा ही। तो ये बहुत अच्छा है। और क्या है, दंत मंजन बनाते हैं। एक बड़ा भ्रम लोगों का दंत मंजन के रूप तौर पर रहा है कि वो रंग बिरंगे जेल का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन दंत मंजन का जो मूल सिद्धांत रहा है, जिसको बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी स्वीकार किया है, आज कॉलगेट भी वेद शक्ति बना रहा है, पतंजलि बहुत तरह के दंत मंजन बना रहा है, ऐसे अन्य कंपनियां भी, और आयुर्वेद में तो पहले से बनता रहा है। जो चारकोल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो राख होती है। तो दंत मंजन का महत्वपूर्ण अवयव है, नमक दंत मंजन का महत्वपूर्ण अवयव है। इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में एक मिसवाक की छाल भी होती है, उसका भी उपयोग किया जाता है और भी औषधियाँ डाली जाती हैं। आपने क्या क्या मिलाया है इसमें? इसमें मतलब उसका कंडे का राख है, लेकिन उसको पूरी तरह से जलाया नहीं गया है, तो उसकी काली राख बनाई गई थी। और उसको फिर इसमें नमक और अजवाइन सत्व, पिपरमेंट, फिटकरी, ये सारी चीज़ें डालकर और फिर ये तैयार किया। तो क्या क्या लाभ होगा इसका उपयोग करने से? इसके पायरिया से आपको प्रॉब्लम है, उसका इलाज कर सकता है। कभी कभी पानी पीते समय झंझनाहट होती है, तो उससे ये बहुत मसूड़ों में समस्या नहीं आएगी। मसूड़ों में समस्या नहीं है। खाने के सड़न के बाद जो दुर्गंध है वो भी नहीं आएगी, और दांत भी चमकते रहेंगे,
क्योंकि मालिश भी करनी है। और एक और जो सलाह नहीं देते लोग कि उंगली से मालिश करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, ब्रश से करना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। ब्रश से अगर करते हैं तो ठीक है, ब्रश बहुत बारीकी से अंदर दांतों के बीच जाता है, लेकिन मसूड़ों की मालिश कम हो पाती है। तो मसूड़ों की मालिश जितनी ज़्यादा होगी मसूड़े उतने मजबूत होंगे। और ये मैं बात इसलिए अधिकारपूर्वक कह पा रहा हूँ कि मेरे पिताजी दंत चिकित्सक थे और उन्होंने ये राय दी, इसलिए जितने लोगों के दांत चमक रहे हैं, मसूड़े मजबूत हैं, उसके पीछे एक विज्ञान है। तो बहुत अच्छा दंत मंजन बहुत लाभकारी है। जी, और क्या बनाया आपने? ये फेस पैक। बहुत सी माताएं बहनें, अब परंपरागत जो दादी और नानी ने सबको सिखाया उससे लोग दूर चले गए, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बहुत से उत्पादों का बड़ा व्यापक प्रचार है, तो उसके प्रभाव में आ जाते हैं और इस चक्कर में आपकी महंगी जो कमाई है, गाढ़ी कमाई, उसमें बहती चली जाती है। क्योंकि आज उस तरह के जो सौंदर्य प्रसाधन हैं, किसी भी कीमत जो है वो 200, 250, 300, 400, 500 रुपये से नीचे नहीं है। इस चक्कर में अगर आपने 10 तरह के उत्पाद लिए तो 5,000 रुपये आपकी जेब से ढीले हो जाएंगे और उनकी मात्रा भी कम होती है और जल्दी समाप्त भी होते हैं। लेकिन ये जो फेस पैक है ये बहुत प्राकृतिक तत्वों से बना है। क्या क्या मिला है इसमें? इसमें हल्दी, नीमोली और मुल्तानी मिट्टी और गोबर का रस, गोबर का थोड़ा सा अर्क, गौमूत्र। तो जो लोग ये सुन रहे थे कि गोबर का अर्क है तो इससे विचलित न हो। इसके अंदर एक और वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस पे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के, जिन्होंने कोरोना के काल में ये रिसर्च किया कि जो भारतीय देसी गोवंश है, इंडिजिनस काऊ जो है, पॉस इंडिकस, उसके गोबर में कुछ ऐसे सूक्ष्म बैक्टीरिया के साथ में कुछ वायरस भी होते हैं जिनके संपर्क में रहने पर आपकी बॉडी एंटीजन से वो तैयार करती है और वो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं। और उसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो आपके शरीर की त्वचा की गंदगी को बाहर भी करते हैं और इसलिए ये लाभकारी है। इसलिए इससे विचलित न हो। ये हमारी परंपरा में सदियों से इस्तेमाल होता आया है और उसका वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल आप कर रही हैं। बहुत अच्छा उत्पाद आपने बनाया। और क्या है? ये गौमूत्र अर्क है, इसको डिस्टिलेशन से निकालते हैं। ये भी भारतीय देसी गोवंश का पेट के लिए बहुत अच्छा है, मतलब स्टोन का प्रॉब्लम है जिसको, उसके लिए बहुत अच्छा है। मतलब और ये पेटेंट है, मतलब इसको अमेरिका से पेटेंट हुआ है। और गौमूत्र के बारे में आजकल मोदी जी भी बोलते हैं। प्रधानमंत्री भी लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि ये परंपरा का जो आयुर्वेद में जिसका उल्लेख है, जिसकी विधि का जिक्र है, जिसको पंचगव्य औषधि माना गया, उन औषधियों में गौमूत्र एक औषधि है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा ये यूज हुआ क्योंकि ये बायो एनहांसर है जी। और क्या बोलते हैं हम लोग लगाते हैं कि सैनिटाइजर। हाँ। तो सैनिटाइजर हमारे यहाँ जो गौशाला प्रमुख है विपिन दीक्षित, वो तो कभी उन्होंने सैनिटाइजर यूज ही नहीं किया, बोले ये सबसे बड़ा सैनिटाइजर हमारे लिए गौमूत्र है। तो ये है कि जब हम जानते हैं तभी मानते हैं, जब मानते हैं तभी उपयोग करते हैं, जब उपयोग करते हैं तभी उसके गुण दोष का पता चलता है और जब पता चलता है तब हमें अपने विज्ञान पर गर्व होता है। तो अगर अपने विज्ञान पर गर्व करना है तो पहले जानना पड़ेगा और जब जानेंगे तो मानेंगे, मानेंगे तो इसका उपयोग करेंगे। साथ में ये भी है कि इस पर 5 पेटेंट अमेरिका के पास हैं, कुछ पेटेंट चीन के पास हैं और उन्होंने इनके उत्पादों के पेटेंट के साथ में उन पर प्रोडक्ट मार्केट करने शुरू किए हैं और हम अभी नाक और भौं से कोड़ रहे हैं। तो जरा जागिए, इसका लाभ लीजिए। कैंसर पेशेंट के लिए बहुत लाभकारी है क्योंकि पीएच आपके शरीर का बैलेंस करता है और इसमें जो मोनोसाइट्स हैं, जो कैंसर सेल्स माना जाता है, वो धीरे धीरे खत्म होती हैं और शरीर जल्दी निरोगी होता है। बायो एनहांसर के तौर पर कोई औषधि के साथ लेते हैं तो उसकी शक्ति को दुगना तिगुना करता है, ये विज्ञान ने सिद्ध किया है। तो ये बहुत लाभकारी है। देखिए कितना फाइन इन्होंने इसको डिस्टिलेशन, आसवन किया, आसवन करके उबाला जाता है। उबालने से जो इसके तत्व हैं वो वायु में आते हैं और उसके साथ में वो एक नली के ज़रिए दूसरे पात्र में आते हैं जहाँ ये स्थिर करने से ठंडे हो से वो जम जाता है और वो लाभकारी होता है। यानी गुण सारे आ गए हैं और अगर कोई दोष होगा बाहर निकल गया है। और क्या बनाते हैं? ये बिस्किट नहीं है। ये कंडे हैं अग्निहोत्र करने के। पहले के ज़माने में लोग घर में हवन वगैरह करते थे, अब इतना फ्लैट वगैरह हो गया है तो लोगों को इतना पॉसिबल नहीं है कि अब घर में हर बार हवन करा सके। तो शाम को 2 कंडे जला के उस पर थोड़ा सा घी और चावल डाल के वो घर शुद्धि कर सकते हैं और इसका जो धुआं निकलता है वो वातावरण शुद्ध करने में बहुत ज़्यादा
लाभदायक है। बिल्कुल, तो अग्निहोत्र घर घर में करें क्योंकि इसके लाभ हैं और वैज्ञानिक लाभ हैं। ये एक नहीं अनेक लोगों ने इसको सिद्ध किया है और जो गायत्री परिवार है उस पर शोध भी कर रहा है। बहुत से लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने इसको अपनाया है। अग्निहोत्र के बारे में यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, हज़ारों वीडियोज़ इसमें मिलेंगे। केवल भारत नहीं, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इस पर शोध कर रहा है। संस्कृत के माध्यम से अध्ययन कर कर वो अपने युवाओं को इसके प्रति जागृत कर रहा है। अभी बात करेंगे कि गुरुकुल पद्धति में जो संस्कृत का वांग्मय है वो कितना महत्वपूर्ण है। आपने किया है तो नागेश जी इसके बारे में चर्चा भी करेंगे और बताएंगे। तो इसका उपयोग कर सकते हैं और ये बाज़ार में उत्पाद बना करके उपलब्ध कराएं तो ये बहुत सरल हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और ख़रीद कर अपने बैग में रख के घर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुविधाजनक हो गया। और क्या बना रहे हैं? और बस इतनी ये फिनाइल है, ये इस गौमूत्र युक्त है। ये गौ शुद्धि फिनाइल है, यानी फिनाइल अमूमन केमिकल बेस पर बनता है लेकिन इसमें कोई रसायन इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या क्या इस्तेमाल किया गया इसमें? इसमें फिनाइल कंपाउंड थोड़ा सा यूज़ करना पड़ता है और गौमूत्र अर्क है और बस वही है। तो और इसमें बहुत से लोग लेमन ग्रास भी डालते हैं, उसकी खुशबू भी रहती है। तो अलग अलग तरह के, और इसमें रसायन ना होने की वजह से अभी जो कंपाउंड बोल रही हैं उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं लेकिन मात्रा बहुत कम है। तो इसको भी अभी ये लोग प्रयोग कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से केमिकल फ्री हो और ये आपके घर में शुद्धिकरण भी करेगा और कोई हार्मफुल इसका नहीं, अगर एक ढक्कन पी लिया उसको नुकसान नहीं होगा, है ना? नहीं। ऐसा बताते हैं कि नहीं? अभी तक तो हमने किसी को ये सजेस्ट किया नहीं है, करना नहीं है, लेकिन हानिकारक तत्व इसमें नहीं होते हैं, बिल्कुल इससे बचना है। और कुछ और ने भी साबुन बना रही है, क्या है? ये चारकोल सोप है। अच्छा, वही पंचगव्य का चारकोल सोप है। इसमें कलर नहीं डाला गया, ये सिर्फ राख का कलर है। शरीर में चारकोल का लाभ है, धरती में चारकोल जरूरी है ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए। और ये नीम एलोवेरा है। एलोवेरा जो इसको घृत कुमारी बोलते हैं, आप लोग घर में लगाते भी हैं और इसका जल बहुत महंगा आता है, बहुत महंगा आता है। अगर आप इसको कुछ ना करें, घर में पौधा गमले में लगाएं, अगर आप 10 पौधे लगा लेते हैं तो आपके पूरे परिवार के स्किन भी अच्छी रहेगी, उसका समय समय पर उसके जल को खाएंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और इम्यून सिस्टम भी आपका स्ट्रांग होगा। तो इतना प्रकृति ने आपको दिया है तो प्राकृतिक जीवन जिए और जितने बचे हुए समय में ऐसे गृह उद्योग में अपने घर में माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग मिलकर बना सकते हैं, बड़ा सरल है। और सीखने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं बहन भाग्यश्री जी से। भाग्यश्री जी, आप कहाँ मिलती हैं? हम बिठूर में। हमारी संस्था का नाम वेद वासुदेव प्रतिष्ठान है। हमारे संस्था के जो अध्यक्ष हैं अजीत कृष्ण तुगदेव, उनके मार्गदर्शन के नीचे ये सारे काम होते हैं। तो कोई भी आके सीख सकता है? कोई भी आके सीख सकता है। बिठूर में अगर आपको मिलने आएंगे तो कहाँ मिलेंगे लोग, कहाँ आ सकते हैं? महाराज घाट बिठूर, लोक मंगल वर्धनम हमारी आश्रम का नाम है। और वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के तपस्थली के माध्यम से संस्था यहाँ पर उसके जीवनोद्धार के लिए यहाँ काम करने आई। आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद कि इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आज के समय में लोग आधुनिकता की तरफ बहुत प्रभावित हैं, उनसे उस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन आप बुनियादी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, ज़मीनी विषयों को पकड़ रहे हैं। तो आपको कभी कोई शिकायत घर में नहीं करता कि आपने बीएससी बायो में किया है, आप प्रोफेसर बन सकती हैं, रिसर्चर बन सकती हैं? मेरे फैमिली वाले वो खूब सपोर्ट करते हैं। हाँ। तो लोग सोचते तो होंगे? नहीं सोचते हैं, सोचने अब बोलने के लिए कुछ भी कोई भी बोलता है तो जो अपने को अच्छा लगे वो करना चाहिए। तो आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, आगे भविष्य क्या है इसका? भविष्य आप आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि यही सब लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी अनुभव आ नहीं रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आए नहीं है, लोगों को बहुत आए, लेकिन अभी पहुंचना है लोगों के पास। बहुत काम करना है क्योंकि घर घर तक पहुंचना है। पूरी दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ आगे बढ़ रही है क्योंकि उनको प्रकृति के जो नुकसान हैं उनसे वो दूर हो रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें रसायन आ रहा है या ऐसी कोई भी चीज़ जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहा है और वो बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि धरती जब सांस लेती रहेगी तो हमें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती रहेगी, पानी मिलता रहेगा, प्रकृति का पोषण मिलता रहेगा, और अगर उसके विरुद्ध हुए तो नुकसान होगा। तो नागेश जी, आपसे भी बात करेंगे, आपसे अभी और बात करेंगे और ये जानेंगे कि गुरुकुल पद्धति से आप कैसे इस विषय में आए और आप बीएससी बायो से आप इस क्षेत्र में कैसे आईं, और साथ में हमारे युवाओं के लिए आपके पास अपने अनुभव संसार से देने के लिए क्या है, और साथ में गुरुकुल क्या किस तरह के ज्ञान का केंद्र रहे हैं, क्या वो आधुनिक विद्या के विरोधी हैं या साथ में सहचर। बात करेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। कार्यक्रम है वसुंधरा, मंच है रेडियो जय घोष और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। छोटे से अंतराल के बाद फिर मिलते हैं। जय
एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। कार्यक्रम है वसुंधरा और आज हमारे मेहमान हैं भाग्यश्री जी और नागेश भाई। आप आए हैं पुणे से, आप आए हैं बिठूर से यानी कानपुर से, और हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक जीवन शैली और प्राकृतिक उत्पादों के माध्यम से आपके जीवन को और बेहतर बनाने, आजीविका के साधन को बढ़ाने, रोजगार के प्रकल्प तैयार करने और लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की। और आपने गौ गंगा गृह उद्योग ये स्थापित किया है, उस पर आप काम कर रही हैं, जिसमें बहनों को और भाई मिलकर इस तरह के उद्यम स्थापित कर रहे हैं, जिसमें प्रयोग भी कर रहे हैं, उत्पाद भी बना रहे हैं, उनका विक्रय भी कर रहे हैं, उससे आजीविका भी बढ़ा रहे हैं और अपने आप को संतुष्ट भी पा रहे हैं। तो इस दिशा में संभावनाएं प्रबल हैं, बहुत बढ़ रही हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये लोग कैसे इस दिशा में प्रभावित हुए। आप गुरुकुल का मन अपने आप बना या परिवार ने बनाया? नहीं, मेरे जो मामा थे उन्होंने तय किया था कि मेरा जब जन्म हुआ तो मेरे मामा ने तय किया कि इनको गुरुकुल की पढ़ाई करनी है। और वो मेरे 7 साल में मेरे वो मौंजी बंधन हो गया, जो जनेऊ का जो होता है वो हो गया, और वो मेरे को ले गए। वो मेरे जस्ट 7 साल की उम्र थी और कम से कम मेरे 13 साल मैंने गुरुकुल की पढ़ाई की है। 13 साल? कहाँ से, कौन से गुरुकुल से? सातारा बोल के गाँव है पूना के पास, वहाँ गुरुकुल से आपने पढ़ाई की? उमा महेश्वर वेद पाठशाला बोल के, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की। 13 साल में गुरुकुल में था ना। मम्मी माँ बाप से मैं दूर था और उनसे मुलाकात नहीं होती थी। 1 साल में मैं 8 दिन के लिए जाता था और फ़ोन पर भी बात नहीं होती थी। फ़ोन पर भी जब 2 महीने बाद 5 मिनट बात होती थी बस। तो बड़ा कष्टकारी रहता होगा? हाँ, कष्टकारी तो बहुत था। सुबह ये भी एक साधना है जी। 4 बजे से हम सुबह उठते थे, रात 10 बजे तक हमारा अभ्यास चलता था। और गुरुजी भी हमारे बहुत अच्छे थे। वो बच्चों को जितना मारते थे उतना प्यार भी करते थे। हमारा साथ मारते भी थे? बहुत मार किया, लेकिन उनका प्यार बहुत था। हाँ। वो जो मारना था वो पढ़ाई के लिए था। वो बोलते थे कि पढ़ाई में तुमको मार खाओ कोई बात नहीं, लेकिन अलग इसमें मार नहीं खाना है। और हमारे साथ खेलते थे, हमारे बहुत प्यार देते थे। मारने के बाद जो शरीर के ऊपर जो ये आ जाते उसको तेल लगाना, खुद लगाते थे? मालिश करते थे, वो सब खुद करते थे वो। हालांकि आधुनिक कानून में इसका वर्जन है, लेकिन जो थोड़ा भ्रमित होता है व्यक्ति, उसको एक जगह लाना है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम समर्थन तो नहीं करते, लेकिन ऐसा स्वीकृति है। जैसे आप भी कह रहे हैं कि अब उनका प्यार भी है, तो ये दोनों का है, आत्मीयता का भाव है कि कभी कोई दंड है, कभी कोई पुरस्कार है, ये दोनों का हिस्सा है। तो अब आज आधुनिक समय में क्या आपको कोई कमी महसूस होती है कि कोई ऐसा विज्ञान या कोई तत्व जो आपने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की है वो आपसे नहीं जुड़ पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बहुत मान्यता मिल रही है। संस्कृत को भी बहुत मान्यता मिल रही है। हमारी परीक्षा भी होती थी। मेरे को वेद मूर्ति नाम की पदवी में मेरे को मिली है। मेरे पूना में परीक्षा हुई है, मेरे उज्जैन में परीक्षा हुई है, तिरुपति में मेरी परीक्षा हुई, काशी में भी हुई है। तो अलग अलग मैंने परीक्षा दी है और मान्यता भी अब बहुत आ रही है। और इसमें ऐसा होता है ना कि हमारे एक वेद मूर्ति नाम की जो पदवी होती है, एक वेद पूरा होने के बाद आपको सीधा कॉलेज में एडमिशन मिलता है बीए करने के लिए, संस्कृत में बीए करने के लिए। और आप बीए कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, आगे आपका जो होता है वो आगे कर सकते हैं। इसमें सरकार मान्यता दे रहा है, मान्यता देती है। तो अमूमन ये देखते हैं कि जो वेद का अध्ययन करते हैं वो शिखा के साथ में वस्त्र, अपने विशेष वस्त्र पहनते हैं। आपने जीन्स और शर्ट पहनी हुई। ऐसा बताया गया है कि वेदों में जब तक आप पढ़ाई चल रही है आपकी, ऐसा बताया गया है कि आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः। ऐसा बताया गया है जब आपके पास आचार नहीं होगा, अच्छे विचार नहीं होंगे, वस्त्रों का तो वस्त्र जो होता है वो ऐसा बताया गया कि जो सिले हुए वस्त्र होते हैं वो पहनने नहीं चाहिए। जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है तब तक आप पढ़ाई होने के बाद आप वस्त्र परिधान कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा वस्त्र का कुछ नहीं होता। आपके जो पास ज्ञान है, आपके पास जो शिक्षा है, जो और ये गुरुकुल में रहने का महत्व जो होता है, लोगों का धर्म कार्य करना, लोगों को सब बताना कि हमारी संस्कृति कैसी है, संस्कृति में कैसा चल रहा है, क्या क्या नष्ट हो रहा है। अब गाय का जो महत्व है, गाय के अंदर सभी देवताओं का वास होता है, तो इसलिए गाय में महत्व बहुत ज़्यादा है। और गाय के जो अंदर देवताओं का वास होता है, पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए सभी चीज़ें गाय का जो होता है, घी होता है, दूध होता है, दही होता है, गोमूत्र होता है, गोबर होता है, ये सब चीज़ें गाय को हवन के लिए। नागेश जी, एक प्रश्न यहाँ से आ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं गाय हमारी माता है, ऐसा बोलते हैं, तो मजाक उड़ाते हैं कि क्या बैल आपका बाप है। ऐसे लोगों को जो कुतर्क करते हैं, नहीं, शास्त्र क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, क्योंकि वेदों में जो बैल होते हैं उनको भी मान्यता है। उनको भी नंदीश्वर कहला जाता है, भगवान शिव जी का वो वाहन है, नंदीश्वर कहला जाता है। वो तो बात अलग अलग है, लेकिन गाय में जो होती है कामधेनु गाय है। कामधेनु ऐसे बोलती है कि जो आपके मन में इच्छा होती है वो देती है कामधेनु गाय। तो ऐसा कुछ फर्क है नहीं कि बैल अलग और गाय अलग। हमारे यहाँ बैलों के भी मंत्र है, गाय के भी मंत्र है और बैलों के भी मान्यता है। हमारे यहाँ एक ऐसा प्रयोग होता है समावर्तन नाम का, सोड़मुंजा हमको बोलते हैं, उसमें बैल का गोबर लगता है।
हाँ, बैल का उसमें गोबर लगता है। ऐसा बताया गया है कि वो माता जी के सामने रखा जाता है। और जो संस्कार होता है, हमारी संस्कृति में 16 प्रकार के संस्कार है। जो नामकरण होता है, जो अभी वो लुप्त होते जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं। जो नामकरण होता है, वो केश मुंडन जो होता है, वो सब इतने लोगों को पता है, लेकिन जो अंदर के और भी होते हैं वो लोगों को पता नहीं। तो ये ऐसे है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो बात की है। है ये इतना महत्वपूर्ण है। ऊर्जा का विज्ञान है। पुंसवन संस्कार यानी गर्भ में जब बच्चे का निर्माण होता है तो उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो पुंसवन संस्कार है। और गर्भ संस्कार, गर्भ के अंदर बच्चे का अच्छे से विकास हो, इसके लिए पूर्ण वातावरण बनाने का संस्कार। इसके पीछे बड़ा विज्ञान है, शोध कार्य चल रहा है। अंतिम प्रश्न आपसे चलते चलते, भाग्यश्री जी, आपने बीएससी बायो किया यानी आधुनिक शिक्षा पद्धति से अध्ययन किया, तो ये जो विषय हैं इनके बारे में कम जानकारी रही होगी, तो क्या लगता है कि पद्धति में इसको समाहित कर लिया जाना चाहिए था तो लाभ होता? आपको इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता। नहीं, इसको समाहित कर लेना ही चाहिए था ऐसा, मतलब। और आप मुझे बोल रहे थे कि मैं बायो से आके ये सब काम कर रही हूँ। मेरी जो मैडम है वो मैथमेटिक्स की प्रोफेसर थी, तो उन्होंने अपना जॉब छोड़ के, 1-1.5 लाख का जॉब छोड़ के वो ये सारा काम कर रही हैं। तो आप ये सोचिए कि कोई लेडी जिसका सब कुछ लगा हुआ है, जिसको सैलरी मिल रही है और उसका अच्छे से चल रहा है घर, वो ये सब चीज़ छोड़ के और इस फील्ड में आना जहाँ पर अभी उनका कुछ शुरुआत भी नहीं है, तो ये बड़ी बात है। तो ये है बदलाव की यात्रा, पुनर्जीवन की यात्रा और अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध करने की यात्रा, और प्रकृति के और नज़दीक जाकर न केवल प्रकृति के सभी जो अवयव हैं उनको सम्मान, उनके साथ सहचरी भाव और साथ में सद्भावना के साथ में सबके कल्याण की कामना। तो अंत में आप कैसे बोलते हैं संस्कृत में? सर्वे भवन्ति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आपनुयात्। सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी का कल्याण हो और सभी की प्रगति हो, ऐसा भावना परंपरा की रही है और उसके पोषक, उसका पालन सबका कर्तव्य है। आप सब भी करें, तभी वसुंधरा यानी जिसमें वसुधा, जिसमें सभी जीव जंतु, पूर्ण प्राणी जगत, संपूर्ण जीव जगत और पूरा ब्रह्मांड सब सम्मिलित है, सब संतुलित होगा, सब में शांति होगी, सबका कल्याण होगा। तो चलिए वसुंधरा को समर्पित होते हैं, मिलकर आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद यहाँ आने के लिए, और रेडियो जय घोष आप सुनते रहें। जय